मुकेश दिव्या के प्यार के लिए तड़प रहा था, लेकिन दिव्या उसकी गलतियों को सजा दिए बिना उसे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। वह खुद को और मुकेश दोनों को ही दंड देना चाहती थी। पूरे घर में दिव्या मुकेश के बच्चों को अपने कलेजे से लगाए फिर रही थी, जबकि हैरानी की बात यह थी कि मुकेश और दिव्या का अभी तक कोई मिलन नहीं हुआ था। क्या मुकेश ने दूसरी शादी कर ली थी? ऐसा कौन सा राज था जिसे दिव्या किसी से साझा नहीं करना चाहती थी? आखिर वह कौन सी सजा थी जिसे वह चुपचाप खुद पर और मुकेश पर थोपे हुए थी? यह प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प होने वाली है। चलिए अब सुनते हैं दिव्या और मुकेश की आप बीती प्रेम कहानी। दिव्या उठ जाओ यार, कितना सोना है। सारे मेहमान नीचे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। भूलो मत, आज तुम्हारी शादी है। आरती ने झुंझलाते हुए चौथी बार आकर उसे जगाया। दिव्या आंखें मलती हुई मुंह बनाकर उठ बैठी। यार भाभी, मैंने पहले ही कहा था ना कि मेरी शादी बाद में रख लो। आज ही तो पेपर से फ्री हुई हूं और आज ही शादी कर लूं। उसकी आवाज में नींद और चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। आंखें अब भी भारी थी, जैसे पलकों पर नींद ने डेरा डाल रखा हो। आरती ने हल्की मुस्कान के साथ बिस्तर ठीक करते हुए कहा, ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पहले से पता ही नहीं था कि आज तुम्हारी शादी है। यार भाभी, मुझे सोना है। ये कहते हुए दिव्या फिर से लेटने के लिए पैर फैलाने लगी, जैसे दुनिया की कोई जिम्मेदारी उस पर हो ही ना। बिल्कुल नहीं दिव्या, मम्मी जी गुस्सा करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तुम्हें तैयार करके नीचे लेकर आऊं। आरती ने उसे फिर से पकड़कर बिठा दिया। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। आप जाकर मुकेश से बोल दो वह किसी और से शादी कर ले। मुझे नींद आ रही है, दिव्या मुंह बनाते हुए बोली, मानो सब कुछ मजाक हो। ऐसी जुबान से नहीं बोला करते। शायद भगवान ने कुछ बातें सुनने के लिए भी रखी होती हैं। आरती अभी उसे समझा ही रही थी कि तभी अचानक बाहर से तेज शोर सुनाई दिया। दोनों एक साथ चौंक गई। शोर के बीच रवि की आवाज साफ सुनाई दी। दिव्या का दिल जोर से धड़क उठा। वह भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई। तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रवि के हाथ मुकेश के गिरेबान पर थे। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वही मुकेश होठ भींचे, माथे पर बल डाले बिना डरे रवि को देख रहा था। उस पल पूरे बंगले में जैसे भूचाल आ गया हो। मेहमान सहमे हुए थे। नौकर चाकर अपनी जगह पर जमे खड़े थे। छोड़ो रवि, उससे पीछे हटो, अजीत साहब ने सख्ती से कहते हुए अपने बेटे को मुकेश से दूर किया। आप मुझे पीछे हटा रहे हैं? और इसे देखिए, रवि का गुस्सा और भड़क उठा। ये लड़का शादी करके आ गया, इसे शर्म नहीं आई? मेरी बहन इसके इंतजार में बैठी है और ये किसी और से शादी करके आ गया। रवि की ऊंची आवाज सुनते ही दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसने कांपती नजरों से मुकेश को देखा। वह ऐसे कैसे कर सकता था? दिव्या से शादी के लिए तो वह खुद तैयार था, फिर उसने उसे इस तरह धोखा कैसे दे दिया? दिव्या की आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन गला जैसे सूख गया हो। हाँ, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से अपने लिए की है। मुकेश की आवाज ठंडी और सख्त थी। ना मुझे किसी से शर्मिंदगी और ना ही मैं किसी को कोई सफाई देने के लिए तैयार हूँ। मैंने शादी की है, कोई पाप नहीं किया। उसके शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुकेश के पिताजी मोहन ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी निराशा और दर्द था। जी चाहता है कि थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह लाल कर दूं, उन्होंने भराई आवाज में कहा। लेकिन जब बेटा बाप की कदर करना भूल जाए तो बाप को ही अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए। उन्होंने भारी मन से अजीत जी की ओर हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो अजीत जी, आज मैं अपनी औलाद की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। अजीत साहब ने चुपचाप अपना चेहरा फेर लिया। वे अपनी जिगरी दोस्त को इस हालात में नहीं देख पा रहे थे। मुकेश ने दो हंसते बसते घरों में आग लगा दी थी। मैं इसे जान से मार दूंगा। रवि फिर से गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन अजीत ने तुरंत उसे रोक लिया। मेरी कसम है रवि, मेरी कसम, अगर तुमने मुकेश पर हाथ भी उठाया। अजीत जी की सख्त आवाज के साथ ही रवि ठिठक गया। उस वक्त वहां मौजूद सभी लोग खामोशी साधे उस मंजर को देखते रह गए। शादी में दोनों घरों के मेहमान लबालब भरे हुए थे। कुछ मेहमान तो दूसरे शहरों से भी आए थे, तो अब सिर झुकाए अफसोस जता रहे थे। खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल चुका था।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। मुकेश के पास खड़ी वह लड़की दुल्हन बनी हुई थी। वह डरी सहमी सी अपनी बड़ी बड़ी बिल्ली जैसी आंखों से सबको देख रही थी। वही आंखें थी जिनमें खोकर मुकेश उसे ब्याह लाया था। कभी यही बात दिव्या के बारे में भी होती थी। कल तक मुकेश को दिव्या की आंखें भी बिल्ली जैसी ही लगती थी। दिव्या और मुकेश के बीच हमेशा दोस्ती जैसा रिश्ता रहा था। दोनों के पिता आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों का बिजनेस साथ साथ चलता था। यहाँ तक कि दोनों ने अपना बंगला भी एक साथ खरीदा था। एक ही परिसर में रहना, एक दूसरे के घर आना जाना, सब कुछ बहुत सामान्य था। और आज सब कुछ बिखर गया था। कल तक दिव्या की शादी थी और आज मुकेश किसी दूसरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आया था। घर में हर कोई परेशान और स्तंभ था। अगर ये शादी मुकेश की मर्जी से हुई थी तो कल तक वही मुकेश दिव्या से मोहब्बत भी करता था। अपनी मर्जी से ही आज उसने कदम पीछे खींच लिया और किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले आया। यह दिव्या की बेइज्जती नहीं तो और क्या थी। दिव्या के दिल में नफरत और दर्द का उबाल उठने लगा। ये क्या किया तुमने मुकेश? आरती ने दुख से अपने भाई की ओर देखते हुए पूछा। मुकेश चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। फिर क्यों सब मेरे पीछे पड़े हैं? तो हम लोग क्या करें? रवि की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या गलती थी दिव्या की जो उसे शादी का झांसा देकर तुम किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए हो? मुकेश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, पत्नी है मेरी, शादी करके लाया हूँ, इज्जत से बात करो। उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए रवि गुस्से से बोल पड़ा, इज्जत? कौन सी इज्जत जो आज सबके सामने हमारी खाक में मिला दी है? मोहन भी अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए बोले, एक तरफ वह बेटे मुकेश की शादी दिव्या से तय कर रहे थे तो दूसरी तरफ अपनी बेटी आरती की शादी 1 साल पहले ही रवि से कर चुके थे। अब मुकेश के इस व्यवहार से आरती का घर भी खतरे में पड़ गया था। उन्हें दोहरी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। मेरी एक शादी करने से आपकी इज्जत खाक में नहीं मिल जाती। इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर मुकेश बोला, आओ मेरे साथ हेमा। वह अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ थामे अंदर की ओर बढ़ने लगा। 1 मिनट। रवि के सख्त शब्दों में आरती का दिल बैठ गया। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर एक फैसला मेरा भी सुन लो। रवि ने होंठ भींचते हुए मुकेश को देखा। भरी महफिल में आज तुमने मेरी बहन को बेइज्जत किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये सब हो जाने दूंगा? रवि की बात का मतलब वहां मौजूद सभी लोग अच्छी तरह समझ रहे थे। माहौल और भी भारी हो गया। इससे पहले कि रवि कुछ और कहता, उसकी मां ने तेज आवाज में उसे पुकार लिया, कोई भी गलत बात मुंह से मत निकालना वरना अनर्थ हो जाएगा और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मां की बात सुनकर रवि ने गहरी सांस ली। अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू में करते हुए पास पड़ी टेबल को जोर से ठोकर मारी और बाहर निकल गया। दिव्या और आरती दोनों बुरी तरह घबराई हुई थी। रवि का गुस्सा मुकेश पर बहुत ज्यादा था। मुकेश बिना एक भी गलत निगाह दिव्या पर डाले हेमा का हाथ थामे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया था। दिव्या अपने कमरे की तरफ भागी। आरती ने उसे जाते हुए दुखी नजरों से देखा और फिर एक शिकायत भरी निगाह अपने पिता पर डाली, जो बेबसी की मूरत बने वहीं बैठे रह गए थे। पापा, आप ठीक हैं? आरती को अपने पिता की हालत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे रूम में ले चलो बेटा। आरती मोहन जी को थामे उनके कमरे तक ले गई। वहीं रवि की मां अपने पति के पास ही बैठी रह गई। उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मुकेश ने दिव्या के साथ इतना बुरा व्यवहार किया और शादी वाले दिन ही किसी और से शादी करके उस लड़की को घर ले आया। इस मामले को सही तरीके से संभालना मुकेश का काम है। मैं नहीं चाहता कि इसका असर आरती और रवि की जिंदगी पर पड़े। बाकी मुकेश से आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं। अजीत जी ने हालात को संभालते हुए रवि की मां से कहा। रवि की मां ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। फिर वे दोनों भी अपने अपने कमरे में चले गए। आंगन में बहुत गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। हेमा धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आज आपके घर वाले आपके खिलाफ हो गए हैं। मुकेश ने तुरंत हेमा को चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो।
मैं सब संभाल लूंगा। उसके लहजे में ऐसा भरोसा था जैसे उसे खुद पर पूरा यकीन हो कि वह सब ठीक कर देगा। लेकिन ये सब उतना आसान नहीं था जितना वह समझ रहा था। वक्त को अभी साबित करना था कि वह हालात संभालेगा या उन्हें और ज्यादा बिगाड़ देगा। रात के आखिरी पहर रवि घर में दाखिल हुआ। सारा दिन वह घर से बाहर ही रहा था। वह जानता था कि अगर वह दिन में घर आता तो उसका झगड़ा मुकेश से जरूर हो जाता, और उस हालात में उसके माँ बाप ये सब सहन नहीं कर पाते। मुकेश को वह हमेशा अपना जिगरी दोस्त ही मानता आया था। कोई ये नहीं कह सकता था कि वे दोनों अलग अलग परिवारों से थे। सब उन्हें भाई ही समझते थे, बल्कि कई लोग तो ये भी कहते थे कि वे सगे भाइयों की तरह रहते हैं। शायद उनके इसी प्यार और भरोसे को किसी की नजर लग गई थी। रवि भारी कदमों से अंदर आया। गुस्से और थकान से भरा हुआ वह सीधे ड्राइंग रूम में सोफे पर ढह सा गया। पूरा बंगला उस वक्त सन्नाटों की गिरफ्त में था। उसने सोफे पर बाहें फैलाते और आंखें मूंद ली, लेकिन दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। आरती, जो कब से अपनी सास और ससुर के पास बैठकर उन्हें संभाल रही थी, चुपचाप किचन में आकर बैठ गई। किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था। बाहर से जो खाना मंगवाया गया था उसे रवि ने अनाथ आश्रम में भिजवा दिया था। शादी कैंसिल होने की खबर अब सबको मिल चुकी थी। थक हार कर आरती किचन से अपने कमरे की ओर जा रही थी कि अचानक खड़की की आवाज सुनकर वह चौंक गई। वह ड्राइंग रूम की तरफ आई। रवि को इस तरह थका और टूटा हुआ देखकर उसका दिल दर्द से भर गया। धीरे से आंसू पोंछते हुए वह उसके पास जाकर बैठ गई और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसके घुटने पर हाथ रखा। रवि ने आंखें खोलकर गर्दन घुमाई और एक नजर आरती को देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि आरती की पलकें झपक गई। रवि अचानक सीधा बैठ गया और आरती का हाथ झटक दिया। आरती के दिल में जैसे किसी ने चाकू सा घोंप दिया हो। वह दोनों हाथों से अपना सर थामे आंखें बंद किए वहीं बैठी रह गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। बड़ी हिम्मत करके वह उसके पास आई थी, लेकिन हाथ झटकने से वह हिम्मत भी टूट गई। आंसू पोंछती हुई वह चुपचाप उठ गई। वहीं रवि के दिमाग में अभी भी धमाके हो रहे थे। उसकी नजर बार बार मुकेश के कमरे की तरफ उठ रही थी, जिसका दरवाजा अभी भी बंद था। फिर उसकी नजर बहन के कमरे की तरफ गई। उस वक्त रात के 12 से 1 बज रहे थे। वह दिव्या से मिलना चाहता था। उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वह उसका भाई है, लेकिन यह वक्त ठीक नहीं था। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। आरती बाथरूम से निकलते हुए उसे अपने कमरे में जाते देख ठिठक गई। फिर नजरें झुकाए बिस्तर की तरफ बढ़ गई। वह जानती थी कि मुकेश के किए की सजा उसे भी मिलनी थी, और शायद रवि उसे खुद से दूर रखकर यही सजा देने वाला था। रवि फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी थी, जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तकिए पर सर रखते ही आरती की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। उसे दिव्या के लिए बहुत दुख हो रहा था। मुकेश दिव्या से मोहब्बत करता था, खुद उससे शादी करना चाहता था। फिर वह किसी और लड़की को ब्याह कर घर कैसे ले आया, बिना कुछ बताए अचानक ये सब कैसे कर सकता था? उसने सबके सर पर जैसे बम फोड़ दिया था। कुछ तो ऐसा था जो वह छुपा रहा था, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही थी। आरती का सर दर्द से फटने लगा। वह झटके से उठ बैठी। रवि ये सब कैसे सह पाएंगे? मुकेश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी मासूम सी दिव्या को तुमने कितना दुख दिया है। आज चाहे तुम सारी जिंदगी माफी मांगते रहो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वह हिचकियों से रोते हुए बड़बड़ाने लगी। किस बात का मातम मना रही हो? रवि उसकी हालत देखकर गुस्से में बोला। आरती ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा। आंखें लाल हो चुकी थी। रवि ने होंठ भींचे, माथे पर बल डाले और मुंह फेर लिया। मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे भाई ने किया उसके बाद तुम्हारे आंसू कुछ साबित नहीं करते। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार दूं। रवि दर्द से छटपटाते हुए बोला। आरती का दिल बुरी तरह से टूट गया। वह चुपचाप दराज में सर दर्द की दवा ढूंढने लगी। जब भी वह ज्यादा टेंशन लेती थी उसका सर बहुत तेज दर्द होने लगता था। क्यों शोर कर रही हो? रवि झुंझलाकर बोला। उसकी आवाज सुनकर आरती बुरी तरह से सहम गई और पीछे हटकर बेड के किनारे जा लगी।
अब आवाज नहीं आनी चाहिए। रवि ने लाइट बंद कर दी और करवट बदल ली। आरती ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हिचकियों को दबा लिया। सिर दर्द से फटा जा रहा था लेकिन दवा नहीं मिल रही थी। ऐसे दर्द में सोना तो दूर, बैठना भी मुश्किल था। गहरी सांस भरते हुए वह उठी और बालकनी में चली गई। ठंडी हवा में सांस भरते हुए वह वहीं खड़ी रही। आंसू फिर से मोतियों की तरह बहने लगे। मुकेश, तुम्हारी एक गलती हम सब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। रेलिंग पर हाथ रखे उसने सिर हिलाया। अब उसे सब कुछ समेटना था जो उसके भाई ने एक पल में बिखेर दिया था। सुबह आंख खुली तो दिव्या को सर चकराता हुआ महसूस हुआ। गहरी सांस भरती हुई वह बाहर आई। घर में वैसे ही सन्नाटा छाया हुआ था जैसे कोई मौत हो गई हो। दिव्या का दिल फट सा गया। अनचाहे ही उसकी नजरें ऊपर सीढ़ियों की तरफ उठ गई। मुकेश के कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। वह लड़की जो कल उसके साथ दुल्हन बनकर खड़ी थी, न जाने क्यों दिव्या को लग रहा था कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। आरती मुंह हाथ धोकर किचन की तरफ जा रही थी। दिव्या ने उसके सूजे हुए चेहरे को देखा और उसे लगा कि जरूर भाई ने उसके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा। ये मर्द जात भी ना। दिव्या के मन में कड़वाहट भर आई। जब आपस में बदला नहीं ले पाते तो औरतों को ही हथियार बना लेते हैं। यही सोच उसके दिमाग में घूम रही थी। अरे दिव्या, तुम जाग गई? आरती ने उसे देखते ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके चेहरे पर जबरदस्ती ओढ़ी हुई नरम मुस्कान थी। तबीयत ठीक है? उसने दिव्या का तपता हुआ हाथ छूते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, भाई किधर है? दिव्या के चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान नहीं आई। कल तक जो आरती चहकती रहती थी, उसके नखरे उठाती थी, आज इतनी चुप और बुझी हुई क्यों लग रही थी? दिव्या का मन कर रहा था कि वह सुबह सुबह ही इस घर से कहीं दूर चली जाए। आरती का चेहरा भी गहरे गम में डूबा हुआ था। दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। जानबूझकर खुद को काम में उलझाए रखने की कोशिश करने लगी ताकि टूटे हुए दिलों की आवाज दब जाए। अजीज साहब और उनकी पत्नी को नाश्ते के लिए बुलाने आरती खुद गई, जबकि मोहन जी को बुलाने दिव्या उनके कमरे की ओर बढ़ी। बेटा, मैं तो तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। मोहन जी की आंखें फिर से भीग गई। आपको किसने कहा माफी मांगने के लिए? आप मेरे बड़े हैं, ऐसा सोचिएगा भी मत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर रोज की तरह वॉक पर भी जाएंगे। दिव्या ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मोहन जी ने उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा और उसके साथ बाहर आ गए। अजीत अपने दोस्तों को देख रहे थे जो आज उन्हें बहुत बूढ़ा सा लग रहा था, जैसे एक ही दिन में बेटे ने उनके कंधों पर इतना बोझ डाल दिया हो कि वह भीतर से टूट गए हों। दिव्या मोहन जी से सटकर बैठ गई। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर आरती ने राहत की सांस ली। सबको नाश्ता परोसने लगी। तभी मुकेश हेमा को साथ लिए नीचे आता दिखाई दिया। जैसे ही वह उसे लेकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा, दिव्या के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। मुकेश ने सबको प्रणाम किया ही था कि आरती गुस्से में बोल पड़ी। मुकेश, ये नाश्ता हम सब के लिए बना है। आप अपने लिए और अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए खुद नाश्ता बना लीजिए। किचन उस तरफ है, आरती ने साफ शब्दों में कहकर मुंह फेर लिया। मुकेश का हाथ प्लेट की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। अच्छा हुआ बता दिया, अब 2 वक्त की रोटी भी हमें यहाँ नहीं मिलेगी, वह दुख से कहते हुए उठने लगा। मुकेश, वापस बैठो, अजीत ने उसे टोक दिया। उनके ऐसा कहते ही सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। आरती बेटा, खाने से किसी दुश्मन का हाथ भी नहीं रोकते, और मुकेश इस घर का मेंबर है। आइंदा मैं तुम्हें ऐसा करते नहीं देखना चाहता। उन्होंने हल्की सी डांट लगाई। नाश्ता परोसो आरती, रवि की मां ने भी कहा। मजबूरन आरती मुकेश और उसकी पत्नी हेमा को भी नाश्ता परोसने लगी। यह देखकर दिव्या गुस्से से टेबल छोड़कर खड़ी हो गई। दिव्या बेटा, नाश्ता करके जाओ। अजीत जी ने उसे यूं उठते देखा तो टोका। ये पूरा मंजर रवि ने देख लिया था। उसके होंठ कस गए। उसकी पत्नी आरती उसके भाई और उसकी नई नवेली दुल्हन की आवभक्त कर रही थी। आरती, तुम इतनी आवभक्त क्यों कर रही हो? रवि गुस्से में भड़क उठा। आरती के हाथ से चाय का कप छूट गया। गरम चाय उसके हाथ पर छलक गई। दीदी ध्यान से। मुकेश बेचैन होकर आगे बढ़ा और आरती का हाथ थाम लिया। उसी पल दिव्या भी लपक कर आई। भाभी,
ज्यादा तो नहीं जली। आरती अपना हाथ थामे रवि को देख रही थी, जबकि उसके दाएं बाएं मुकेश और दिव्या खड़े थे। रवि होंठ भींचे बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चला गया। भाभी मैं दवाई लगा दूं? दिव्या आरती को अपने कमरे की ओर ले गई। मुकेश ने अपने पापा को आवाज देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर उसे वही रोक दिया। कल ही तुम्हारा बाप मर गया, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे बाप मत कहना, वे सख्त लहजे में कहते हुए वहां से चले गए। हेमा सिर झुकाए अपने आंसू पोंछती उस घर के लोगों को देखती रही जो उसके आने से बिखर गए थे। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मुकेश, उसने रोते हुए कहा। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो हेमा, किसी से कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं। मुकेश के शब्दों में अब थकान और गुस्सा दोनों थे। ये सब उसके अपने थे, लेकिन सिर्फ कहने को अपने। अगर सच में अपने होते तो क्या उसकी तकलीफ नहीं समझते? वह सिर झटकते हुए कमरे से बाहर निकला और अचानक सामने दिव्या आ गई। दोनों की जोरदार टक्कर हुई। दिव्या ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़कर खुद को गिरने से बचाया। मुकेश ने ना उसे सहारा दिया ना छुआ। दिव्या ने छट से उसकी शर्ट छोड़ दी और खुद को गिरने दिया, लेकिन इस बार मुकेश ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया, उसे गिरने से पहले थाम लिया और वापस उसके कदमों पर खड़ा कर दिया। दोनों की नजरों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन उनके होठ पूरी तरह खामोश रहे। वह वहां से जा चुका था, मगर अपने पीछे दिव्या के दिल में सख्त गुस्सा और कसक छोड़ गया था। उसे लगा जैसे अब पूरी जिंदगी इसी खालीपन और दर्द के साथ कटने वाली है। वह झटके से सिर झटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। 2 दिन बाद अचानक रवि को आरती का वह जख्म याद आया जो चाय गिरने से जल गया था। अब हाथ कैसा है? उसने हल्की चिंता के साथ पूछा। आरती ने मुंह फेरकर उसे हैरानी से देखा, मानो यकीन ही ना कर पा रही हो। वह ये सवाल पूछ रहा है। ज्यादा तो नहीं जल गया था ना? रवि उसके पास बैठते हुए फिक्रमंदी से उसका हाथ देखने लगा। मैं ठीक हूँ, कहते हुए आरती ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया, लेकिन रवि ने फिर से उसका हाथ थाम लिया। धीमी आवाज में उसने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुकेश ने जो किया उसके बाद मैं खुद को संभाल ही नहीं पाया। आरती ने सिर झुकाकर शिकायत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। सही कह रहे हो, सारी गलती मेरी ही थी। शायद हालात ही ऐसे बन गए थे कि उन सबको एक साथ पिसना पड़ रहा था। रवि उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। आरती ने पीछे से पूछा, खाना ला दूं? नाराजगी अपनी जगह थी, फिर भी वह एक जिम्मेदार पत्नी की तरह उसके खाने पीने का ख्याल रख रही थी। नहीं, भूख नहीं है, इतना कहकर वह बाथरूम में चला गया। नहाकर बाहर आया तो कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ साइड लैंप की हल्की रोशनी में दिख रहा था कि आरती सोने के लिए लेट चुकी है। वह बाल सुखाते हुए आकर बेड से टेक लगाकर बैठ गया और मोबाइल चलाने लगा, लेकिन सर दर्द से फटने लगा तो वह मोबाइल एक तरफ रखता सोने के लिए लेट गया। नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। रवि का मन अपनी पत्नी आरती की चाहत में पूरी तरह उलझा हुआ था। उसके जज्बात गहराई से भरे हुए थे। मनपसंद पत्नी की मौजूदगी उसके लिए किसी नशे से कम नहीं थी। वह सोच रहा था कि आखिर कब तक वह गुस्से और दूरी में रहता रहेगा। उसकी चाहत का नशा अब उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। धीरे धीरे वह आरती के पास बढ़ा, उसका हाथ उसके कमर पर डालते हुए गर्दन के पास अपने दहकते होठ रख दिए। आरती अभी थोड़ी नींद में थी और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रवि यूं उसके पास आएगा। उसका दिल उस वक्त 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। रवि बहुत नरमी और ध्यान से उसे चूम रहा था। आरती के दिल की धड़कन एक पल में गहराई से बढ़ गई, लेकिन उसने रवि का हाथ झटका नहीं। वह जानती थी कि पत्नी की मोहब्बत और अपनापन पति का हक है। रवि ने उसे अपनी तरफ खींचा, उसके गले से दुपट्टा हटाकर एक तरफ रखा और उसे अपने सीने से चिपका लिया। आरती अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसने अपनी धड़कते दिल को मुश्किल से संभाला, पर उसकी चाहत और भावनाएं उस पर काबू पा रही थी। बेहद नरमी और प्यार से वह रवि पर बरस रही थी। रवि ने अपनी शर्ट के बटन खोले और धीरे धीरे आरती की शर्ट के बाजू को बाहर निकाल दिया। फिर पूरी रात दोनों अपनी मोहब्बत की लहरों में डूबे रहे। उनकी चाहत और लगन में आरती की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे हर आवाज उनकी प्यार की गवाही को बयां कर रही हो।
कितने दिनों के बाद उसने आरती को इतने करीब आते हुए देखा था। ये एहसास उसे अपने प्यार की गहराई का महसूस करवा रहा था। आरती की आंखों से आंसू टूटकर तकिए पर गिर रहे थे और रवि के सर पर यह सब देखकर जुनून सा छा गया। वह एक पल में अपने सारे गुस्से को भूल गया और अपनी पत्नी की चाहत में उसे पूरी तरह अपने करीब खींच लिया। उसकी सांस तक नियंत्रित कर रहा था। अभी वह पूरी तरह प्यार की लहरों में डूबा था। धीरे धीरे वह आरती के साथ दो जिस्मों और एक जान की तरह जुड़ता चला गया। अचानक उसके कंधे पर नाखून चुभते ही उसने हल्का सा होश में आकर पूछा, जान क्या हुआ? जरा अपनी गर्दन तिरछी करो। उस वक्त वह पूरी तरह अपने प्यार और जुनून में खोया हुआ था। रात भर प्यार में डूबे रवि आरती को अपने प्यार का एहसास दिलाता रहा। वह उससे पूरी तरह थका चुका था, लेकिन दोनों की चाहत की लहरें अभी भी कम नहीं हुई थी। सुबह जब रवि की आंखें खुली तो आरती भी उसे देखकर मचल रही थी। वह उसकी बाहों में थी, जबकि रवि अभी भी गहरी नींद में लेटा सिर तकिए पर टिकाए सो रहा था। आरती का मन कर रहा था कि उसे जगा दे, पर फिर रवि की नींद का ख्याल आया और उसने चुपचाप दबे पांव उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। नहाकर वह वापस आई तो देखा रवि जाग चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद थीं और वह बेड के किनारे टेक लगाए बैठा था। आप जाग गए? आरती ने मुस्कुराते हुए उसे बुलाया तो वह एक पल के लिए आंखें खोलकर उसे देखने लगा। अगले ही पल फिर से आंखें मूंद ली। आरती के होठों से मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। उसे रवि के चेहरे पर फिर वही गुस्सा और मलाल दिखने लगा, जैसे रात भर उनके बीच कुछ भी हुआ ही ना हो। वह गहरी सांस भरती हुई अपनी नम आंखों को साफ करने लगी। रवि बहुत चुप्पी से उठा, बाथरूम में गया और नहाने लगा। आरती को यह लग रहा था कि रात जो कुछ भी हुआ वह मोहब्बत नहीं थी। रवि को सिर्फ उसके जिस्म की भूख थी और उसने अपनी भूख को पूरी तरह मिटा लिया था। अपने आंसू गिराते हुए वह अपने बालों में जोर जोर से कंघी करने लगी। ना जाने कितने बाल टूटकर उसे तकलीफ पहुंचा रहे थे। ये क्या बदतमीजी है आरती, जाहिलों की तरह कंघी कर रही हो। वह बाहर निकलते ही उसे अपने बालों के साथ उलझा देखकर भड़क गया। छोड़िए मुझे, वह अपना हाथ गुस्से से छुड़ाती और फिर जोर जोर से कंघी करने लगी। पागल हो गई हो क्या? सारे बाल टूट रहे हैं, थप्पड़ खाओगी क्या? रवि ने गुस्से में कहा। तो उठा लीजिए हाथ, मिल जाएगी आपको ठंडक। शायद इसी तरह आपके अंदर की आग ठंडी हो जाए। वह अपने गालों पर आए आंसू बड़ी बेदर्दी से रगड़ रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? रवि अब धीमे शब्दों में बोला। हाथ छोड़ो मेरा। आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना, अब ये नाटक मत करो। आरती के शब्दों ने रवि के दिमाग को पल में हिला दिया। क्या बकवास कर रही हो? दोबारा मत बोलना। वह उसके बालों को सख्ती से जकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ खींचने लगा और गर्दन झटक दी। रवि, मेरे बाल खींचने से उसे दर्द की एक लहर महसूस हुई। मेरी मोहब्बत और चाहत तुम्हें हवस लगती है? तुम्हें लगता है सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आता हूँ? ठीक है, अब मैं नहीं आऊंगा। आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। वह गुस्से से उसके बाल छोड़कर अपना मोबाइल, पर्स और घड़ी उठाता और कलाई में पहनने लगा। आरती सर दर्द से वहीं जमीन पर बैठी रही। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रवि पलटकर वापस आया और उसे यूं नीचे बैठा देखकर उसकी तरफ लपका। उठो आरती, अपनी आंखें खोलो। वह उसका चेहरा थपथपाने लगा। उसे पता था कि उसके सर में दर्द है, फिर भी वह उसे तकलीफ देता रहा। उसे बिस्तर पर बिठाते हुए वह पानी का गिलास उसके होठों तक ले आया। तुम ठीक तो हो ना? उसका सर धीरे धीरे दबाता हुआ उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से चिपकी आरती फूट फूट कर रो रही थी। रवि ने उसके माथे पर अपने होठ रखे और उसे अंदर से सुकून महसूस हुआ। इसी तरह समय बीतता गया। सबने हेमा को घर की बहू स्वीकार कर लिया। इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। दिव्या ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वह भूल गई कि उसकी कभी मुकेश के साथ शादी भी होने वाली थी। वह अपनी लाइफ में मगन और खुश रहती थी। हेमा प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वहीं आरती भी प्रेग्नेंट थी। दिव्या आरती का बहुत ख्याल रखती थी और उसे काम भी नहीं करने देती थी। एक दिन हेमा को अचानक पेट का दर्द हुआ और उसके पास कोई भी नहीं था। वह दर्द से बेहाल हो रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था।
लेकिन वह किसी को आवाज देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह बड़ी मुश्किल से उठकर बाहर आई। दर्द सहते सहते उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह दर्द से तड़पती हुई नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। तभी वह बुरी तरह से लड़खड़ा गई। दिव्या ने उसे गिरने से बचा लिया। तुम ठीक हो? दिव्या की परेशान आवाज पर हेमा ने अपनी आंखें खोली। मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। वह रो रही थी। मम्मी, पापा, भाभी, वह सभी को बुलाने लगी। हेमा की बिगड़ती हालत देखकर उसके खुद के हाथ पैर फूलने लगे। रवि की माँ और दिव्या ने मिलकर हेमा को गाड़ी में बिठाया। मैं अभी साथ चलती हूँ, आरती ने परेशानी से कहा। नहीं, तुम्हारी अपनी हालत ठीक नहीं है, तुम घर पर रुको, मुकेश से बात करो, हम हेमा को अस्पताल लेकर जाएंगे। रवि की माँ ड्राइवर और दिव्या के साथ हेमा को अस्पताल लेकर चली गई। हेमा का ट्रीटमेंट चल रहा था। आप में से दिव्या कौन है? अचानक डॉक्टर की आवाज गूंजी। डॉक्टर की बात सुनते ही दिव्या और उसकी माँ दोनों एक साथ चौंक गए। आपको पेशेंट अंदर बुला रही है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, प्लीज उनके हस्बैंड को तुरंत कॉल करिए। डॉक्टर की परेशान आवाज पर रवि की माँ के हाथ पांव कांपने लगे। दिव्या जब अंदर पहुंची तो हेमा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। हाथ में इंजेक्शन की ड्रिप चल रही थी। दर्द से उसे थोड़ा आराम मिला हुआ था, मगर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। तभी डॉक्टर ने दिव्या को पास बुलाया और जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनकर दिव्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह बदहवास सी बाहर आई तो मुकेश और रवि भी वहां पहुंच चुके थे। दिव्या ने मुकेश की तरफ अजीब निगाहों से देखा, लेकिन वह उसकी नजरों का मतलब समझ नहीं पाया। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, इस वक्त माँ और बच्चा दोनों की हालत बहुत खराब है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों को बचा सकें। ये सुनते ही मुकेश घबराकर बोला, लेकिन प्लीज डॉक्टर, आप माँ को बचाइए। मुकेश की बात पर डॉक्टर कुछ पल चुप रहे और फिर बिना कुछ कहे पलट गए। इस पूरे वक्त दिव्या की नजरों की तपिश मुकेश अपने ऊपर साफ महसूस कर रहा था। करीब 1 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और बेटे के पैदा होने की खबर सुनाई, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि हेमा अपनी जिंदगी की बाजी हार चुकी है। ये सुनकर हर किसी की आंखों में गम के आंसू झलक आए। मुकेश वहीं टूट सा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक बदल जाएगा। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बिना कुछ बोले उसे ढांढस बंधाया, क्योंकि कहने को उस पल उसके पास भी कोई शब्द नहीं थे। हेमा की डेथ को आज 1 हफ्ता होने को आया था और इस दौरान उसके बेटे को दिव्या ही संभाल रही थी। हेमा का इस दुनिया में कोई नहीं था, मुकेश ने ही उसे सहारा दिया था। आज घर में हेमा की आत्मा की शांति के लिए पाठ रखा गया था। दिव्या बेटा, वंश को देखो, क्यों इतना रोए जा रहा है? रवि की माँ ने कहा और वंश को दिव्या की गोद में देकर उसे मुकेश के कमरे की तरफ भेज दिया। दिव्या उसे लेकर कमरे में गई, दूध बनाकर पिलाने लगी, क्योंकि सारी जरूरी चीजें वही देख रही थी। जैसे ही उसने दूध उसके होठों से लगाया, उसी पल मुकेश बाहर से कमरे में आ गया। दिव्या एकदम घबराकर खड़ी हो गई। मुकेश सिर्फ ट्राउजर पहने हुए था, गले में तौलिया डाले, बाल पोंछता हुआ बाहर आया। तुम यहाँ? वह थोड़ा माथे पर बल डालते हुए बोला। मुझे नहीं पता था कि आप रूम में हैं, वरना मैं यहाँ नहीं आती। दिव्या ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए नजरें फेर ली। क्यों, मेरे जिस्म से नफरत है तुम्हें? ना जाने क्यों उसकी ये बात मुकेश को बहुत बुरी लगी और वह कुछ पल के लिए चुप सा हो गया। नफरत के लिए पहले मोहब्बत होना भी तो जरूरी होता है, और हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ना प्यार ना नफरत। दिव्या ने जानबूझकर अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। पल भर के लिए दोनों की नजरें आपस में टकराई, फिर अगले ही पल दिव्या वंश को सीने से लगाए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मुकेश सिर झटक कर अपने गीले बाल सुखाने लगा। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? रवि ने आजकल आरती को बहुत शांत देखकर उसके पास बैठते हुए पूछा। उसकी डिलीवरी में अभी कुछ महीने बाकी थे। घर में उस वक्त वंश की किलकारियां गूंज रही थी। वह नन्हा सा कृष्णा सबको प्यारा लगने लगा था, सिवाय रवि के। उसके बच्चे को लेकर उसकी बेरुखी किसी से छुपी नहीं थी। आरती के मन में उलझन थी, क्योंकि वंश जब पैदा हुआ था तो वह पूरे 9 महीने का स्वस्थ बच्चा था, जबकि मुकेश की शादी को
अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। क्या हेमा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी? आरती ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर रवि चौंक गया। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। शायद वह पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, तभी मुकेश को इतनी जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। लेकिन असली समस्या ये है कि मरने से पहले हेमा ने दिव्या से ऐसी कौन सी बात कही थी कि दिव्या उस बच्चे को अपने सीने से लगाई फिरती है। ऐसा कौन सा राज है? आरती ने गंभीर होकर कहा। ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ। आखिर वह कौन सा राज था और क्या बात तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? मुझे साफ साफ बताओ ना। ये कहते हुए रवि बेड से टेक लगाकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। उसका भारी शरीर रवि को अपनी ओर खींच लेता है। वह उसके पेट को छूते हुए उस पर अपने होठ रख देता है। आरती की सांसें बिखर जाती हैं। रवि, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। वह मुंह बनाते हुए बोले, सुन रहा हूं यार, अपने बच्चे से तो प्यार करने दो, वह मुझे मिस कर रहा है। कहते हुए रवि दीवाना सा होकर उसके पेट पर होठों से पप्पियों की बौछार कर देता है। वह गुदगुदी महसूस करती हुई खिलखिलाकर हंसने लगती है। मत करो ना रवि, मेरी सांस फूल रही है। वह रवि का सर अपनी तरफ खींचते हुए गहरी सांस भरकर बोली। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, फिर भी आंखों में शिकायत से ज्यादा अपनापन था। रवि ने उसके नरम मुलायम गुलाबी गालों को अपनी पकड़ में लिया और उन पर अपने प्यार की बौछार करने लगा, मानो उसकी हर बेचैनी को अपने स्पर्श से मिटा देना चाहता हो। आपको तो इस हाल में भी चैन नहीं है, आरती ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और अपना सर रवि के सीने पर टिका दिया। उसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, जैसे अब उसे बस इसी सहारे की जरूरत हो। रवि ने उसे और कसकर थाम लिया। एक बार तुम मेरे चैंपियन को दुनिया में आने दो, वह धीमी आवाज में बोला, फिर बताऊंगा। तुमसे दिन रात का पूरा हिसाब लूंगा। अभी तो बच्चे का लिहाज कर रहा हूं, वरना इस वक्त तुम्हारे अंदर समाने का मन कर रहा है। वह उसे अपने सीने से लगाए प्यार से उसके माथे पर किस करता रहा। आरती ने आंखें मूंद ली। उसके होठों पर सुकून और भरोसे से भरी एक गहरी मुस्कान फैल गई थी। जैसे कुछ पलों के लिए ही सही उसकी सारी उलझनें कहीं दूर चली गई हों। इधर दिव्या ने शादी के लिए शर्त रखकर मुकेश को बुरी तरह परेशान कर दिया था। आखिर ये शर्त इतनी जरूरी क्यों थी? ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। घर में एक बार फिर मुकेश और दिव्या की शादी को लेकर चर्चा छिड़ी हुई थी। दोनों दोस्तों की दिली ख्वाहिश थी कि किसी तरह दिव्या और मुकेश की शादी हो जाए। दिव्या जिस तरह वंश को संभाल रही थी, बिल्कुल एक माँ की तरह, उसे देखकर हर कोई हैरान था। वही नज़ारे देखते देखते जब उससे शादी के बारे में बात की गई तो उसने ऐसी शर्त रख दी कि मुकेश का पारा एकदम हाई हो गया। यही मेरी शर्त है, दिव्या ने साफ शब्दों में कहा। अगर शादी करनी है तो मेरी शर्त माननी होगी, आगे आपकी मर्जी। ये कहते हुए उसने मुंह बनाया और वंश को अपने सीने से और कसकर लगा लिया, जैसे किसी को ये जताना चाहती हो कि उसकी दुनिया अब सिर्फ यही बच्चा है। वंश अब 3 महीने का हो चुका था। दिव्या ने बिना किसी एहसान या दिखावे के उसे अपने साथ अपने ही कमरे में रखा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में ऐसा क्या दर्द छुपा है, या ऐसा कौन सा राज है जो उसे हेमा के बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा मां बनकर पालने को मजबूर कर रहा था। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं, मुकेश गुस्से में लगभग चिल्ला पड़ा। आपकी मर्जी, दिव्या ने उसे तीखे अंदाज में जवाब दिया। उसमें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं। मुकेश बस गहरी सांस भरकर रह गया। शायद दिव्या ने उसे वही सजा दी थी जिसका वह कहीं न कहीं हकदार था। आखिरकार घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई, लेकिन दिव्या अपनी शर्त पर पूरी तरह कायम रही। शादी के बाद भी वह अपने ही कमरे में रही। उसने सिर्फ शादी के लिए हाँ की थी, विदाई के लिए नहीं। इस बात ने मुकेश को भीतर तक झंझोर दिया था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन दिव्या चुप थी, बिल्कुल शांत। हाँ, मुकेश को सबसे ज्यादा चुभन इस बात की थी कि दिव्या की शर्त बेहद सख्त थी और वह उसे किसी भी हाल में तोड़ने को तैयार नहीं थी। अभी अभी दिव्या वंश को सुलाकर उठी थी। देर तक उसे गोद में लिए रहने से उसकी कमर में अब दर्द सा होने लगा था। वह अपनी कमर को सीधा करती हुई दुपट्टा एक तरफ रखकर गर्दन को दाएं बाएं घुमाने लगी ही थी कि उसी पल मुकेश रूम में दाखिल हुआ। उसे बिना दरवाजा लॉक किए रूम में आता देखकर वह बुरी तरह से गुस्सा हुई। अचानक इस तरह सामने आ जाना
उसे असहज कर गया था। मुकेश खुद भी सख्त गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी दिव्या पर पड़ी, अपनी ही खूबसूरत पत्नी को इस हाल में देखकर उसका सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। जालीदार नाइटी में खड़ी दिव्या उसे पहले से कई ज्यादा हसीन लग रही थी और मुकेश खुद को बेकाबू होता हुआ महसूस करने लगा। उसकी निगाहें चाहकर भी उससे हट नहीं पा रही थी। आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। दिव्या ने माथे पर बल डालते हुए अपना दुपट्टा ठीक किया और मुकेश को घूरते हुए कहा। उसके लहजे में नाराजगी साफ झलक रही थी। तुम ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम पर हक रख सकता हूँ, मुकेश ने सख्त आवाज में कहा और अपनी बात कहते कहते उसकी तरफ बढ़ आया। दिव्या ने अपने धड़कते दिल को संभालते हुए सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने इस शादी के लिए एक शर्त रखी थी। जानता हूँ और मान भी चुका हूँ, मुकेश ने जवाब दिया और अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी नाजुक और तेज होती धड़कनें मुकेश के सीने से टकराई तो दोनों ही पल भर के लिए ठिठक गए। दिव्या एकदम से छटपटाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरे पास क्यों आ रहे हो? दूर हो जाओ मुझसे। उसने पूरी ताकत से खुद को उसकी पकड़ से अलग करना चाहा। पास ना आने की शर्त नहीं रखी थी तुमने, मुकेश गंभीर शब्दों में बोला। वह उसका चेहरा अपनी धड़कनों में छुपाने लगा, मानो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। क्या कर रहे हो आप? मुकेश, छोड़ो मुझे। दिव्या का गुस्सा अब साफ झलकने लगा था। शादी के बाद छोड़ा नहीं जाता, कहते हुए वह उसके पास जिद और मस्ती पर उतर आया। उसकी हरकतों से दिव्या का होश उड़ने लगा था। अपमान और डर से भरी दिव्या का हाथ अचानक गुस्से में उठा और अगले ही पल मुकेश के गाल पर उसकी 5 उंगलियों का निशान उभर आया। बदले में मुकेश का हाथ भी उठा था, लेकिन दिव्या ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर मींच ली थी। पल भर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मुकेश ने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया। अपने भीतर उभरते गुस्से पर उसने कैसे काबू पाया ये वही जानता था। 2 साल का टाइम मांगा है ना तुमने, उसने दबी लेकिन कठोर आवाज में कहा। तो वादा करता हूँ 2 साल तक तुम्हें उंगली से भी नहीं छूऊंगा, लेकिन जैसे ही वंश को 2 साल पूरे होंगे उसके अगले दिन का भी इंतजार नहीं करूंगा। बिना किसी लिहाज के तुम्हारी आत्मा में समा जाऊंगा, तुम्हारी धड़कनों को धड़कते हुए अपना बनाऊंगा और उस दिन तुम क्या, कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा, समझी तुम? वह उसे बाजू से पकड़कर झंझोरते हुए बोला और अगले ही पल वह कमरे से बाहर निकल गया। दिव्या अपने आंसू पोंछते हुए बैठ गई और अपना हाथ देखने लगी। उसकी उंगलियां अब भी हल्का सा कांप रही थी। उसे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसका इरादा कभी भी मुकेश पर हाथ उठाने का नहीं था, लेकिन उस पल वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और उसका हाथ उठ गया था। उसे ये एहसास भीतर ही भीतर कचोट रहा था। हाँ, वह मुकेश को 2 साल की सजा दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने 1 साल तक सच छुपाकर उसे सजा दी थी। अब जैसा हिसाब बराबर हो रहा है, एक अनकहा दर्द, एक अनकहा गुस्सा, सब कुछ दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी उथल पुथल के बीच आरती की डिलीवरी का वक्त आ गया था। उस समय रवि शहर से बाहर गया हुआ था और अस्पताल में सिर्फ अजीत जी ही मौजूद थे। वंश को वह अपनी माँ के पास छोड़कर आई थी, लेकिन उसका मन बुरी तरह घबराया हुआ था। डॉक्टर ने आरती की हालत बहुत गंभीर बताई थी। ये सुनते ही दिव्या के जहन में कुछ महीने पहले वाली वही डरावनी स्थिति ताजा हो गई, जब हेमा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। यादें किसी साए की तरह उसे घेरने लगी। दिव्या आरती के लिए रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, बस एक ही दुआ मांग रही थी कि इस बार सब ठीक हो जाए। तभी अचानक तेज कदमों की आहट के साथ मुकेश अंदर दाखिल हुआ। उसकी निगाहें सीधा दिव्या पर टिक गई और वह उसी की तरफ बढ़ने लगा। दिव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह कितना थक चुकी है। अकेले मजबूत बने रहने से, हर दर्द खुद ही सहने से। बस उसी वक्त उसका दिल चाहा कि वह मुकेश के सीने में समा जाए। वह खुद को संभाल ना सकी। उसके कदम लड़खड़ा गए और आज उसे मुकेश चाहिए था, हर हाल में, बिना किसी शर्त के। जैसे ही मुकेश उसके पास पहुंचा, दिव्या एकदम से उसके सीने से जा लगी। मुकेश वहीं ठिठक गया, बिल्कुल चुप।
उसे यकीन ही नहीं हुआ कि दिव्या खुद आगे बढ़कर उसे इस तरह गले लगा सकती है। उसने उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन दिव्या और जोर से उससे चिपक गई। उसकी हिचकियों में बदलता रोना मुकेश के दिल को भीतर तक चीर रहा था। वह उसे थामे हुए बेंच पर बैठ गया, जबकि दिव्या उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच बस रोए जा रही थी, जैसे सालों का दर्द आज बाहर आ रहा हो। दिव्या, संभालो खुद को, मुकेश ने बहुत धीरे से कहा और खुद को फिर से छुड़ाने की कोशिश की। कुछ पलों बाद दिव्या ने खुद पर काबू पाया और पीछे हट गई। वह चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगी। आई एम सॉरी कहते हुए उसकी आवाज भर आ गई। वह अपने बेकाबू हो जाने पर शर्मिंदा थी। मुकेश अब भी चुप था। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए। एक छोटा सा बच्चा उनकी गोद में दिया। वह नजारा देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। आरती अब ठीक थी। सभी ने राहत की सांस ली और भगवान का दिल से धन्यवाद किया। मुश्किल समय टल चुका था। कुछ दिनों बाद आरती को घर लाया गया। रवि अपना बच्चा देखकर बेहद खुश था। वह बार बार आरती के माथे पर अपने होठ रखकर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। घर में खुशियां लौट आई थी। मुकेश ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। दिव्या भी उसके साथ साथ लगी हुई थी, कभी घर सजाते हुए तो कभी बच्चों की देखभाल करते हुए। वंश और आशु के आने पर पूरा घर खुशियों से भर गया था। आरती को स्पेशल ट्रीट दी जा रही थी। उसी खुशी में घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। घर का माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा था। दिव्या ने पूरे मन से आरती के लिए केक बनाया था। सजावट से लेकर खाने पीने तक की हर चीज खुद संभाली थी। शाम होते होते घर में रिश्तेदार और करीबी लोग इकट्ठा हो गए थे। सबने मिलकर बातें की, हंसे, बच्चों के साथ समय बिताया और पार्टी को खूब एंजॉय किया। आरती खास देखभाल में थी। सबका प्यार और दुलार उसे सुकून दे रहा था। बस एक कमी थी, मुकेश इस पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाया था। उन दिनों ऑफिस में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसे देर तक रुकना पड़ रहा था। थका हारा जब वह घर लौटा तब काफी रात हो चुकी थी और सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वह बिना किसी से बातचीत किए सीधे किचन में गया। फ्रिज खोलकर अपने खाने के लिए कुछ निकालने लगा। तभी उसकी नज़र दिव्या के हाथ के बनाए केक पर पड़ी। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि अपनी पत्नी के हाथ का बना केक चखे। शायद वही मिठास उनके मन की थकान भी कम कर दे। लेकिन फिर उसने दिल पर पत्थर रखा और केक को वहीं छोड़ दिया। उसने दूसरा बॉक्स खोला जिसमें वेज बिरयानी रखी थी। उसे एक बाउल में निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करने लगा। साथ साथ मोबाइल पर ऑफिस से जुड़ी फाइलें चेक कर रहा था। इसी बीच उसका ध्यान माइक्रोवेव से हट गया। तभी दिव्या ने आकर जल्दी से माइक्रोवेव बंद किया। वह भी वहीं आ गई थी। मुकेश अब भी मोबाइल में पूरी तरह डूबा हुआ था। दिव्या ने हल्की सी उदासी के साथ सिर हिलाया, जैसे मन ही मन कुछ सोच रही हो, और बिरयानी प्लेट में निकालने लगी। मुकेश ने गहरी सांस ली और पलटकर देखा तो दिव्या प्लेट हाथ में लिए उसकी तरफ आ रही थी। उसे ये देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा। दिव्या की मौजूदगी को जैसे वह महसूस ही नहीं कर रहा था। उसका पूरा ध्यान मोबाइल पर था। तभी उसके फोन पर कॉल आ गई। दिव्या पानी का गिलास भरकर उसके पास टेबल पर रख रही थी। मुकेश फोन पर किसी लड़की से बात कर रहा था। मैंने फाइल चेक कर ली, आप उसे मैनेजर को फॉरवर्ड कर दो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैंने सब देख लिया है। उसकी आवाज में सिर्फ काम था, भाव नहीं। दिव्या के लिए यह सब देखना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। मुकेश ने पानी के 2 घुट लिए, कॉल काटी और टेबल से उठ गया। उसने मुश्किल से 2 या 3 चम्मच ही खाए थे। मुकेश अपने खाना खत्म नहीं किया। दिव्या ने उसे उठते देखकर टोक दिया। वह चाय बनाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, बस इतनी ही भूख थी। मुकेश ने गंभीरता से जवाब दिया कि किचन से बाहर जाने लगा। मुकेश, दिव्या ने फिर पुकारा। वह रुककर सावलिया नजरों से उसे देखने लगा। नाराज है मुझसे? उसने धीमे शब्दों में पूछा। नहीं मुकेश। मुकेश ने बस एक शब्द में जवाब दिया।
दिव्या ने उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे तो आपका अंदाजा बता रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं। दिव्या ने उसका रास्ता रोक लिया। वह होंठ दबाते हुए माथे पर बल डालकर बोली, आप बोल क्यों नहीं रहे? दिव्या उसकी खामोशी और उसके शब्दों के बीच छुपे दर्द को समझ रही थी। अभी बोलने के लिए 1 साल और 6 महीने बाकी हैं। जाने दो मुझे, उसके बाद बात करूंगा, मुकेश ने बेहद गंभीरता से कहा और उसके दोनों गालों को हल्के से छूते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन आज दिव्या को एहसास हो रहा था कि उसने गुस्से में ऐसी शर्त रखी कि मुकेश को तकलीफ देगी, पर अब वह खुद अपनी शर्त से पूरी तरह पछता रही थी। वह उसे सजा देने के साथ साथ खुद को भी सजा दे रही थी। अब सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ समय के बाद वंश की पहली सालगिरह थी, जिसे दिव्या बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी। उसने कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। घर की सजावट, मेहमानों की लिस्ट, बच्चों के कपड़े, केक और छोटे मोटे सरप्राइज। ये दिन उसके लिए बहुत खास था, क्योंकि वंश सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। लेकिन मुकेश शहर से बाहर था। उसने पूरे दिन उसका इंतजार किया, कई बार कॉल की, मैसेज भी भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाम ढलती गई और रात गहराती चली गई। दिव्या देर तक बैठी रही, बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन मुकेश नहीं आया। दिव्या, बच्चे का केक कट कर लो, शायद मुकेश को कोई जरूरी काम पड़ गया हो, इसलिए नहीं आ पाया। रवि ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मोहब्बत से समझाते हुए कहा कि नहीं भाई। दिव्या की आवाज में दर्द था। वंश उसका बेटा है, उसे याद रखना चाहिए था कि क्या उसे एहसास नहीं कि उसकी फैमिली भी है? क्या सिर्फ बिजनेस ही सब कुछ होता है? एहसास, जज्बात क्या कुछ भी मायने नहीं रखते? वह दुखी अंदाज में बोली। तभी अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही वह पलटी। सामने मुकेश अपने पूरे आन बान शान से खड़ा था, सिर्फ उसी को देख रहा था। वह ब्राउन 3 पीस सूट में था, बेहद सादा और आकर्षक लग रहा था, जबकि दिव्या ने पिंक रंग की बारीक साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थी। वंश धीरे धीरे चलता हुआ मुकेश के सीने से जा लगा तो मुकेश ने झुककर उसे अपनी गोद में भर लिया। उस पल दिव्या की आंखें भर आई। उसने मुंह फेरते हुए जल्दी से अपने आंसू पोंछे और फिर वंश ने दिव्या और मुकेश के साथ मिलकर केक कट कर दिया। बच्चे को ढेरों गिफ्ट मिले। रवि का बेटा आशु, जो वंश से 6 महीने छोटा था, वह खेल रहा था। वंश उसे बहुत प्यार करता था। खेलकूद करते करते वंश आखिरकार दिव्या की बाहों में सो गया। आरती ने ही सब कुछ समेटा था, गिफ्ट, सजावट, प्लेटें। दिव्या की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये बात आरती ने नोटिस कर ली थी, इसलिए उसने दिव्या को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। बाहर रवि और आरती हल्की फुल्की हंसी मजाक के बीच सब कुछ समेटने लगे। दिव्या वंश को लेकर कमरे में आ गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे अचानक तेज चक्कर आने लगे। वह संभल ना पाई और गिरते गिरते किसी तरह खुद को संभाल पाई। उसी दौरान मुकेश शॉपिंग बैग लिए कमरे में दाखिल हुआ। इस बार भी वह बिना दरवाजा नॉक किए अंदर आ गया। वह वंश और दिव्या के लिए कुछ शॉपिंग करके लाया था, लेकिन पार्टी में देने का मौका नहीं मिला, इसलिए अब कमरे में रखने आया था। अंदर का नजारा देखते ही वह घबरा गया। उसने दिव्या को सोफे पर ढहते हुए देखा और परेशानी में उसकी तरफ बढ़ा। दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? उसने बेफिक्रमंदी से पूछते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। उसे हल्का बुखार लग रहा था। मुकेश, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वह बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते हुए उसे अपने पास देखकर बोली। उठो, बिस्तर पर चलो। कहते हुए मुकेश ने उसे सहारा दिया और बिस्तर तक ले गया। उसने उसे बुखार की दवा दी और कंबल ठीक से ओढ़ाया। थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी, कहते हुए उसने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। उसके हाथों का सुकून अपने माथे पर महसूस करते ही दिव्या के भीतर एक अजीब सा सुकून उतर आया। वह उठकर जाने लगा ही था कि दिव्या ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। नींद में डूबी हुई वह हल्के से बड़बड़ाई, प्लीज मत जाइए। उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली थी, लेकिन उस पकड़ में एक अजीब सी बेबसी छुपी हुई थी। यही हूं, कहीं नहीं जा रहा, मुकेश ने बहुत धीमी आवाज में कहा और वहीं बैठकर उसके सर को धीरे धीरे दबाने लगा। वह खुद बेहद थका हुआ था। दिन भर की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों ने
उसे तोड़ दिया था, लेकिन दिव्या की तकलीफ उसे अपने दिल पर महसूस हो रही थी। वह जानता था कि दिव्या कभी कमजोर नहीं रही। वह छोटी सी लड़की हिम्मत नहीं हारती थी, हर मुश्किल में खुद को संभाल लेती थी, लेकिन आज वह अंदर से टूट रही थी और मुकेश उससे टूटता हुआ दिव्या को देख नहीं सकता था। कितने ही पल वह वहीं उसके पास बैठा रहा, बस उसका चेहरा देखता रहा, उसकी शांत होती सांसों को महसूस करता रहा। वह जानता था कि अब दिव्या को उसके प्यार की तलब हो रही है, उसे उसके साथ की जरूरत है, लेकिन फिर भी मुकेश खुद को रोक रहा था। वह उसकी शर्त पूरी होने से पहले उसके करीब नहीं आना चाहता था। वह उसे ये जताना चाहता था कि जो शर्त उसने रखी है उससे उसने एक मर्द होकर भी पूरी इज्जत और सब्र के साथ स्वीकार किया है। वो ये भी जानता था कि दिव्या अब अपनी रखी हुई शर्त पर खुद पछता रही है। जब उसने दिव्या को पूरी तरह नींद में डूबा देखा तो वह धीरे से उठा। बाहर जाते हुए उसकी नजर पहले वंश पर पड़ी। उसने झुककर वंश के माथे पर प्यार से अपने होठ रखे, फिर उसकी नजर अनायास ही दिव्या के चेहरे पर ठहर गई। दिल की आवाज ने उसे एक बार फिर पलटने पर मजबूर कर दिया। वह आगे बढ़ा और बहुत प्यार से दिव्या के माथे पर भी अपने होठ रख दिए। माँ और बेटे दोनों पर अपना स्नेह लुटाता हुआ वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था और अब वह दिन भी आ गया था जब दिव्या पूरी तरह उसकी होने वाली थी। अब दिव्या शर्म से मुकेश से छुपाती फिर रही थी। वंश 2 साल का हो गया था, लेकिन वह अब भी अपनी विदाई के लिए पूरी तरह राजी नहीं थी। इस बात पर मुकेश फिलहाल बिल्कुल चुप था। दिव्या को उस पर गुस्सा भी आता था, क्योंकि उसने उसकी शर्त पूरी कर दी थी। वह चाहता तो उसकी शर्त को खत्म कर सकता था, उसे मना कर सकता था, उससे उसकी वजह पूछ सकता था, लेकिन मुकेश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दिव्या जो भी कहती वह बिना सवाल किए तुरंत मान लेता था। उसने कभी उससे मनाने की कोशिश तक नहीं की थी। ऊपर से शादी के बाद पूरे 2 साल इंतजार किया, खुद भी तड़पा और दिव्या को भी तड़पाया। बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा थी कि वंश के 2 साल का होने पर तुम्हारी विदाई होगी, तो वंश तो भगवान की कृपा से 2 साल का हो गया। अब विदाई में देर नहीं करनी चाहिए। मोहन अंकल ने अपनी बहू के सर पर प्यार भरा हाथ रखते हुए अपने दोस्त अजीत से स्नेह से कहा। अजीत जी ने तुरंत अपनी बेटी दिव्या से बात की। पापा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें और कैसे टाले, क्योंकि अब मुकेश की मोहब्बत का ख्याल आते ही उसके दिल को कुछ होने लगा था। अजीत साहब ने उसे बड़े प्यार और धैर्य से समझाया। दिव्या उनकी बात समझ तो गई थी, मगर अपने दिल का क्या करती, जो अजीब से डर और अनकहे सवालों से घिरा हुआ था। समय यूं ही बीतता गया और एक पूरा हफ्ता निकल गया। दिव्या की तरफ से फैली हुई खामोशी को मुकेश साफ महसूस कर रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। वंश 2 साल का हो गया था, लेकिन इसलिए आज से तुम मेरे कदमों में सोओगी, उसने दृढ़ लेकिन बेहद शांत स्वर में कहा। उस वक्त दिव्या किचन में खड़ी वंश के लिए दूध गर्म कर रही थी। अचानक अपने कान के पास मुकेश की आवाज सुनकर वह बुरी तरह से चौंक गई। दिल थामे उसकी ओर देखने लगी। मुकेश बहुत प्यार से यह बात कहकर जा चुका था, लेकिन दिव्या के भीतर उथल पुथल मच गई। ये बिल्कुल नहीं होगा। ये कौन सा तरीका है विदाई लेने का? उसने मन ही मन तय कर लिया था कि धूमधाम से विदाई होने के बाद ही वह उसके जीवन में शामिल होगी। ये सोचते हुए वह अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। वंश को सीने से लगाए वह उसे दूध पिला रही थी कि तभी मुकेश ने बिना रुके दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। दिव्या का दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल उठा। खुद चलोगी या मैं उठाकर ले जाऊं? मुकेश का अंदाज अब पूरी तरह बदला हुआ था। उसकी आंखों में इश्क का ऐसा सैलाब उमड़ रहा था कि दिव्या खुद को उससे बचा नहीं पा रही थी। उसके भीतर भी वही उथल पुथल थी, वही खिंचाव जिसे वह अब तक दबाए हुए थी। ऐसे नहीं जाऊंगी, आप पहले मुझे लेने आओगे, उसने बिना सोचे समझे कह दिया। वह वंश को बिस्तर पर लिटा ही रही थी कि मुकेश ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दिव्या बस उसे देखती रह गई। उसके भीतर भी मुकेश के प्यार का सैलाब उमड़ चुका था। थोड़ी देर बाद मुकेश उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया और अपनी बाहों से निकलकर नीचे उतारा। क्या कर रहे हो? दिव्या घबराकर बोली।
आज की रात कुछ नहीं सुनूंगा दिव्या, कहते हुए वह उसे अपनी बाहों में भरकर कमरे का दरवाजा पांव से बंद कर चुका था। वह उसे अपने बिस्तर तक ले गया और दिव्या हड़बड़ाकर पीछे हटते हुए बेड के किनारे से जा लगी। आज दिव्या को बचाने वाला कोई नहीं था। 2 साल का रुका हुआ सब्र अब काबू में नहीं था। मुकेश उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला कि वह कितने सालों से उसके लिए तड़प रहा था और आज उसे अपने करीब महसूस करना चाहता था। दिव्या भी 2 साल से खुद को संभाले हुए बैठी थी। मुकेश को पाकर वह भी होश खो बैठी थी। दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह मिट चुकी थी और रात कब बीत गई इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। सुबह होते होते दिव्या के दिल में उठता एक सवाल उसे बुरी तरह बेचैन करने लगा और आखिरकार वह खुद पर काबू नहीं रख पाई। मुकेश से सवाल पूछ ही लिया, जब हेमा तुम्हारी पत्नी नहीं थी तो तुम्हें घर वालों से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुकेश के सर पर जैसे किसी ने एकदम से बम फोड़ दिया हो। वह दिव्या की तरफ हैरानी और दर्द से भरी नजरों से देखते हुए बोला कि वह ये कैसे कह सकती है कि हेमा उसकी पत्नी नहीं थी। दिव्या कहती है कि क्योंकि हेमा मरने से पहले अपनी पूरी सच्चाई उसे बता चुकी थी। फिर भारी आवाज में मुकेश ने सवाल किया कि आखिर दिव्या ने ये सब घर वालों से क्यों छुपाया और क्यों उसे इतना दर्द दिया। वह बोली कि उन 6 महीनों का दर्द उसने कैसे बिताया ये वही जानती है। तभी मुकेश ने जो सच्चाई बताई उसे सुनकर दिव्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हेमा दरअसल उसके दोस्त संजय की पत्नी थी। हेमा और संजय ने लव मैरिज की थी, लेकिन संजय के परिवार वालों ने हेमा को कभी स्वीकार नहीं किया। इसी वजह से दोनों अलग रह रहे थे। संजय अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसके पिता की सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम थी। अचानक उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने संजय को बुलाकर अपनी पूरी संपत्ति उसके आने वाले बच्चे के नाम कर दी थी। ये बात सिर्फ संजय और हेमा जानते थे। परिवार में किसी और को इसकी खबर नहीं थी। कुछ दिन बाद एक कार एक्सीडेंट में संजय की भी मौत हो गई। मरने से पहले उसने मुकेश से वादा लिया था कि वह उसकी पत्नी और उसके बच्चे की जान बचाएगा, उन्हें उनका हक दिलाएगा और उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित करेगा। मुकेश ने दोस्ती निभाते हुए ये वादा तो कर लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि हेमा को कहाँ और कैसे सुरक्षित रखे। संजय के घर वाले हेमा के पीछे पड़े थे और उसे जान से मारने तक उतारू थे। वे ना तो हेमा को और ना ही उसके बच्चे को कभी स्वीकार करने वाले थे। हेमा पहले से ही दिल की मरीज थी और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी मौत हो गई। उसी बच्चे और उसकी इज्जत को बचाने के लिए मुकेश को मजबूरी में हेमा को अपने घर में पत्नी बनाकर रखना पड़ा, ताकि समाज और घर वालों की नज़र में वह सुरक्षित रह सके और कोई उस पर उंगली ना उठा सके। ये सब सुनकर दिव्या भीतर तक हिल गई। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने मुकेश के बारे में कितना कुछ गलत सोच लिया था। कभी कभी जो सच्चाई दिखती है वह असल सच नहीं होता, उसके पीछे कई दफन राज छिपे होते हैं। यह एहसास आज दिव्या को बुरी तरह से तोड़ गया था। हेमा ने मरते वक्त बस इतना ही कहा था कि मुकेश उसका पति नहीं है, ना ही उसके बच्चे का पिता। इतना कहकर वह दुनिया छोड़ गई थी। उस वक्त दिव्या कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन उसने डॉक्टर से जांच करवा ली थी। ये साबित हो गया था कि वह बच्चा मुकेश का नहीं है। ये सच्चाई सिर्फ दिव्या जानती थी। घर में किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी थी और वह अब यही सच मुकेश के मुंह से सुनना चाहती थी। मुकेश की बात पूरी होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दिव्या की आंखों से बिना आवाज के आंसू बह रहे थे। आज उसे समझ आया कि प्यार हमेशा अधिकार में नहीं बल्कि त्याग में भी होता है। जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा दोषी समझा वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार और वफादार निकला। दिव्या ने धीरे से अपना सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो मुकेश, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मुकेश ने आगे बढ़कर उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे और पहली बार बिना किसी शर्त के उसे अपने सीने से लगा दिया। 2 साल का इंतजार, अनकहा दर्द, अधूरी बातें, सब उस एक आलिंगन में पिघल गया। बाहर आंगन में वंश की हंसी गूंज रही थी, जैसे वह आने वाले उजाले का ऐलान कर रहा हो। आज दिव्या ने महसूस किया कि रिश्ते सिर्फ सवालों से नहीं विश्वास से चलते हैं और मुकेश ने
जान लिया कि उसका इंतजार बेकार नहीं गया। बीते हुए कल ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन अब आने वाला कल सिर्फ उनका था, बिना डर, बिना शर्त और बिना किसी राज के। वंश को गोद में उठाए दिव्या ने आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, कुछ कहानियां 10 से शुरू होती है, लेकिन उसका अंत सिर्फ प्यार ही लिखता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।